फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 34 सालों के लंबे इंतजार के बाद 29 जुलाई दिन बुधवार को केंद्र सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो हमारी आज की इस क्लास में हम जानेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले जो पॉइंट नोट करने का है वो यही है कि कब इस एजुकेशन पॉलिसी को इस देश में लॉन्च किया गया। तो तारीख है 29 जुलाई और दिन है बुधवार। दोस्तों, उसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की, यानी कि स्कूल बिल्डिंग्स की। तो दोस्तों, जैसा कि इस स्लाइड में लिखे हुए को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है, तो हमारी गवर्नमेंट स्कूल आवर्स के बाद, यानी कि जब छोटे बच्चों की छुट्टी हो जाती है उसके बाद गवर्नमेंट चाहती है कि इन स्कूल बिल्डिंग्स को एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाए, यानी कि यहाँ उन बड़े लोगों को पढ़ाया जाए जो लाइब्रेरी या कंप्यूटर लैब या किसी और लैब की सहायता से अपने जीवन यापन के लिए कुछ कोर्सेज सीखना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो ये चाहती है कि स्कूल लेवल पर हम वोकेशनल स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि केंद्र सरकार का ये मानना है कि अगर वो बच्चा जो स्कूल के 12, 13 या 14 साल बिताने के बाद जब एक ऐसी दुनिया में जाता है जहां उसको एक बहुत बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, वहां एटलीस्ट एक ऐसी कला, एक ऐसा हुनर उसके पास होना चाहिए जो उसके जीवन यापन करने में उसकी मदद करे। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी लोकल बॉडीज़ हो या ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, स्टेट बोर्ड्स हों, वो और पेरेंट्स की इच्छा से 6 to 8 के बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज स्कूल में चलाए, जैसे कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, मेटल वर्क हो गया, गार्डनिंग हो गया या पोट्री मेकिंग हो गया। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इस पॉइंट में गवर्नमेंट बात करती है NIOS की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। दोस्तों, गवर्नमेंट ये चाहती है कि NIOS इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए एक ऐसा हाई क्वालिटी मॉड्यूल देश में स्थापित करे कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इंडियन साइन लैंग्वेज को यूज़ करके कराई जा सके, ताकि वो बच्चे जो इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं उनको भी अपनी भाषा में इन सब्जेक्ट्स की बारीकियों को सीखने का मौका मिले। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि केंद्रीय विद्यालय में एटलीस्ट 1 साल अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन छोटे बच्चों को दी जानी चाहिए, स्पेशली उस एरियाज़ में जहां पर एजुकेशन के बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन नहीं हैं। तो गवर्नमेंट के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आदेश के मुताबिक आने वाले दिनों में हमें केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास से नीचे भी कुछ साल बच्चों को पढ़ाने को मिल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद गवर्नमेंट ये चाहती है कि NCC की, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की कुछ विंग्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में चलाई जाए। स्पेशली जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पर ये ड्राइव चलाई जाती है तो आगे चल करके हमारे सशस्त्र सीमा बल या जो और भी सेना के अंग होते हैं उनमें यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को कुछ जगहों पर नौकरी करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है JNV को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार की वो स्कीम है जिसमें 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को दाखिला दे करके उन्हें सरकार की तरफ से देश के लिए कुछ करने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है। तो सरकार चाहती है कि इसी तर्ज पर इन बोर्डिंग फैसिलिटीज़ को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सोशली या इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप इन स्लाइड्स में देख सकते हैं, हर हेडिंग के बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नीचे लिखकर दिए गए हैं। आप लोगों में से जो कोई भी CTET, UTET, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो इन डिटेल्स को ध्यान से पढ़े। तो इस डिटेल में सरकार ये कहती है कि MHRD या तो हम ये भी कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा अलग से यूनिट बने जो डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को दुनिया में लोगों को कोने कोने तक पहुंचाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बच्चों का या बड़ों का स्कूल या कॉलेजेस में जाना संभव नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस न्यू पॉलिसी के तहत ये चाहती है कि एक अलग से ऐसी यूनिट बना दी जाए जो हमेशा डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग पे वर्क करे और इसको आगे चल के बच्चों के लिए और ज़्यादा आसान बना दे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC, ST, OBC, SC, DGC स्टूडेंट्स टू बी एक्सपेंडेड। जितने भी ऐसे एजुकेशनल पोर्टल हैं जहां पर SC, ST, OBC या और ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इन पोर्टल्स की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों, इसके बाद गवर्नमेंट का जो अगला प्लान है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री का है, क्योंकि सरकार ये चाहती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी कुछ 2021 में हमें पढ़ने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग 2030 तक यानी कि 2030 तक कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जो BEd डिग्री होगी उसको 4 साल का कर दिया जाए। अभी वो लोग जिनका नॉर्मल तरीके से BEd हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी आगे चल करके चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगी। अभी जिसके पास जो डिग्री है उसका उस डिग्री से किसी भी तरह का नुकसान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं HECI की, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये एक ऐसा कमीशन होगा दोस्तों जो एक हाई लेवल पे सेटअप किया जाएगा और इसमें सारी हायर एजुकेशन जो मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ करके होगी, चाहे आपकी मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी, चाहे आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी या किसी और फील्ड की पढ़ाई होगी, उन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर में लाया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में। इस कमीशन से सिर्फ 2 सेवाओं को बाहर रखा जाएगा, पहली मेडिकल सेवा और दूसरी लीगल एजुकेशन को। Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education with support of educators with cross disability training, resource centers, accommodations, assistive devices, appropriate technology based tools and other support mechanism tailored to suit their needs। दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसीज में उन बच्चों का भी ध्यान रखा गया है जिनमें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है। कोशिश करके फाउंडेशन लेवल से हायर एजुकेशन तक एजुकेटर्स की मदद से एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसमें ट्रेनिंग होगी, रिसोर्स सेंटर होंगे, एकोमोडेशन होगा, डिवाइसेस होंगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स होंगे या और भी उन चीज़ों की जिन उन बच्चों को ज़रूरत है उनको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाया जा सके। तो ये डिसेबल बच्चे भी दुनिया में बाकी सभी बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पहले एजुकेशन सेक्टर को देश की GDP का 1.7% मिला करता था, पर अब यही GDP रेट बढ़ करके 6% हो जाएगा, यानी कि एजुकेशन सेक्टर पर सरकार की तरफ से होने वाला व्यय कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे समाज में, देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ाने में मदद होगी। दोस्तों, एक नई टर्म बैगलेस डेज को एनकरेज किया जाएगा, यानी कि स्कूल्स में बच्चों के किताबों के बढ़ते हुए वजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है और ये फैसला लेने का हक स्कूलों पर छोड़ा है कि हफ्ते के 1 या 2 दिन, कम से कम 1 दिन तो बच्चों को बैगलेस कर दिया जाए। उस दिन स्कूल्स में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हों, चाहे आर्ट रिलेटेड, चाहे क्विज, चाहे स्पोर्ट्स या और भी कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटी हम करा सकते हैं। उस दिन बच्चे बैग लेकर के स्कूल ना आए और सिर्फ उस दिन उन एक्टिविटीज को कर करके कुछ प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, उसके बाद 3 language learned by children will be the choice of state, region and students. The 3 language learned by children will be the choice of states, region and of students so long as at least 2 of the 3 languages are native to India। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश या ऐसी कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। अक्सर हमारे नॉर्थ रीजन में हम देखते हैं बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं। इसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहा जाता है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने इसमें भी एक संशोधन करते हुए ये कह दिया है कि अब स्टेट, रीजन और स्टूडेंट से डिसाइड करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज उनको पढ़नी है और कौन सी लैंग्वेज उनको नहीं पढ़नी है। शर्त सिर्फ इतनी सी होगी कि इन 3 लैंग्वेजेस में से एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इंडिया से होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द लोकल रीजनल लैंग्वेज। एक सबसे बड़ी बात सरकार ने जो कही है वो ये कही है कि अब छोटे मीडियम से लेकर के क्लास 5 तक कोशिश करी जाएगी कि बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, कोई और भाषा उनके ऊपर थोपी ना जाए। तो अभी ये कोशिश क्लास 5 तक के बच्चों के लिए की जाएगी, उसके बाद इस कोशिश को बढ़ा करके क्लास 8 तक लेकर जाया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं
जो हमने अभी बात करी इंडियन साइन लैंग्वेज की, अभी हमने अपनी पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा था कि NIOS को अधिकृत किया गया है कि वो एक ऐसा हाई लेवल मॉड्यूल बनाए जिसमें उन बच्चों को भी जो थोड़े डिसेबल्ड हैं इंडियन साइन लैंग्वेज की मदद से सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सरकार का फैसला है कि इस इंडियन साइन लैंग्वेज को नेशनलाइज किया जाएगा और मटेरियल को डेवलप किया जाएगा, करिकुलम को डेवलप किया जाएगा, ताकि स्पेशली वो बच्चे जिनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो इस लैंग्वेज की मदद से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक देखते आए थे कि बच्चों को किसी बोर्ड में क्लास 9th के बाद, किसी बोर्ड में क्लास 11th के बाद अपनी स्ट्रीम्स चुननी होती थी, यानी कि या तो उन्हें साइंस साइड लेना होता था, कॉमर्स लेना होता था या आर्ट लेना होता था। सरकार ने इस बाध्यता को भी अब खत्म कर दिया है। अब हम स्ट्रीम वाइज ना जाकर के सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे। वो बच्चा जो साइंस साइड के 2 सब्जेक्ट लेता है वो आर्ट साइड से भी 1-2 सब्जेक्ट ले सकता है और कॉमर्स फील्ड से भी 1-2 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकता है। दोस्तों, उसके बाद बात की गई है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ऑल स्टेजेस। दोस्तों, सरकार ये चाहती है कि हमें सिर्फ रट्टू तोता बनाकर ना छोड़ा जाए, हमें चीज़ों को सीखने का मादा सिखाया जाए, यानी कि हमसे चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाएं ताकि हमें उन चीज़ों को सीखने का एक्सपीरियंस हो, उन्हें करने का अनुभव हो, चाहे वो आर्ट रिलेटेड हो, चाहे हाथ से किए गए कुछ काम हो, चाहे स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पैडागॉजी हो या इस तरह के कुछ और ऐसे काम हो जिससे प्रैक्टिकली हमें कुछ सीखने को मिले, जैसे हम साइंस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल करके चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात की गई है कंटेंट विल फोकस ऑन आइडिया एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो रॉट लर्निंग को बढ़ावा देती थी, यानी कि जो हम पढ़ा करते थे उसको जा कर के एग्ज़ाम में लिख दिया करते थे। अगर अच्छे से याद आ गया और अच्छे से लिख दिया तो अच्छे नंबर, अगर अच्छे से याद नहीं आया, अच्छे से नहीं लिख पाए तो उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे। पर सरकार अब ये चाहती है कि हम रॉट लर्निंग की जगह की कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, आइडियाज़ पे ध्यान दें, एप्लीकेशंस पे ध्यान दें और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दें, ताकि टीचर और हमारा इंटरेक्शन बढ़े और चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से सीख पाएँ। दोस्तों, उसके बाद बात की गई है NIOS ओपन स्कूल्स की। इनसे भी ये कहा गया है कि आप ग्रेड 8 तक अगर चाहें तो आप अपने यहाँ कोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं। इसमें A, B और C करके इनको लेवल्स का नाम दिया जाएगा। पहला A लेवल, फिर B लेवल और फिर C लेवल, यानी कि पहले क्लास 3, फिर क्लास 5 और फिर क्लास 8 का एक लेवल बना दिया जाएगा। अभी तक आप लोग जानते हैं कि NIOS क्लास 10th और 12th के लिए एग्ज़ाम करा देता है, पर अब आगे चल करके आपको इन ओपन स्कूल्स में, चाहे वो स्टेट बोर्ड बेस्ड हो या NIOS बेस्ड हो, इनके अंडर में आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल के बच्चों में कई बार हम शारीरिक रूप से उतनी मजबूती नहीं देखते हैं जितनी मजबूती उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप में मिलनी चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें स्कूल्स को ही दी है कि वहाँ पर डेली हेल्थ चेकअप्स हों। डेली मीन्स क्लास वाइज, स्टूडेंट वाइज हो, तो एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो हफ्ते में 10 दिन में इनका चेकअप जरूर कर दिया जाए। हेल्थ कार्ड इशूज़ किए जाएं ताकि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो उसका पता स्कूल को भी हो, उसके पेरेंट्स को भी हो, उसका मेंटल लेवल हेल्दी हो और फिजिकली भी वो स्ट्रांग हो। ऐसा करने से बच्चों की कुछ ऐसी समस्याएं जो समय रहते हमारे सामने नहीं आ पाती हैं, उनके बारे में भी जानने का हमें मौका मिलेगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू बी सेट अप बाय MHRD। दोस्तों, कंपटीशन के लेवल के लिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल मिशन बनाया जाएगा लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेकर के, और इसको बनाने की जिम्मेदारी MHRD को दी गई है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम टू बी कैरिड आउट बाय MHRD, WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, HFW यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। इन सभी संस्थाओं को मिल करके सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया है कि आप अर्ली चाइल्डहुड यानी कि क्लास 1 से नीचे के बच्चों के लिए कोई ऐसा करिकुलम बनाएं
जिसमें इन बच्चों को समय के साथ साथ चीज़ें सीखने को मिलती रहें और इनके ब्रेन पर ज़्यादा बोझ भी ना आए, ज़्यादा बर्डन भी ना आए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार की योजना क्लास 2 तक एक पार्ट में डिवाइड करने की एजुकेशन को, उसके बाद एक पार्ट 6 to 8 का, 3rd to 5th का रहेगा और 9 to 12th का रहेगा। तो उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बाल वाटिका नाम की टर्म की। प्री क्लास बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 1 से छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी बाल वाटिका बनाई जाएगी जिसमें स्पेशली ट्रेन टीचर्स, यानी कि ECCE ट्रेन टीचर्स ही पढ़ाएंगे और इन बच्चों को इनके एज के अकॉर्डिंग ही सिखाएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं टैक बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा। दोस्तों, ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे लिए क्लियर है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो एडल्ट की लर्निंग हो, जो बड़े लोगों की लर्निंग हो, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, डिपेंड करना चाहिए किसी ऐप पर या किसी टीवी चैनल या किसी और ऐसी चीज़ पर जिसे ईजिली घर बैठे एक्सेस कर लिया जाए। लाइब्रेरीज को, लेबोरेटरीज को भी इक्विप्ड किया जाए, बुक्स को ऑनलाइन डाला जाए, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल चलाए जाएं ताकि बच्चों को घर बैठे सारी जानकारी ईजिली मिल जाए। वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर एग्जाम्स। सरकार की आगे चल के ये योजना भी है कि स्कूल में बच्चों के एग्जाम ईयरली बेसिस पर ना हो, उनके लिए एनुअल सेमेस्टर और मॉड्यूलर एग्जाम्स की व्यवस्था की जाए, जिसमें बच्चों को छोटे से लेकर के बड़े सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाए और इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स को 2 लेवल में बांटा जाए, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप। NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर उन लोगों के लिए भी है जो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जानते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम होगा एक ऐसा हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बनाने का जिसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट्स सब लोग एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे इन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं एटलीस्ट 2 साल में एक बार उनका मानदंड तय किया जाए, उन्होंने कितना सीखा है, उसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। दोस्तों, वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमारे पास लोक विद्या नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करने की, एक संस्था लॉन्च करने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है। इसमें जितनी भी वोकेशनल नॉलेज इंडिया में डेवलप की जा सकती होगी उतनी डेवलप की जाएगी ताकि बच्चों के लिए ये चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल बना दी जाएं, और इसके लिए नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन काम करेगा और इस पॉइंट को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। अब बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके पढ़ाई के बारे में बताने वाला रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जाएगा। अब ये भी देखा जाएगा कि अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ बच्चों में क्या क्या अच्छी स्किल्स हैं या किन पॉइंट्स में वो औरों से बेहतर हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, तो कोशिश ये की गई है कि छोटे बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग पढ़ाई जाए। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप्ड बाय NCERT। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बच्चों के लिए एक नया करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार करे ताकि बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस। दोस्तों, सरकार की ये भी कोशिश है कि कैसे भी करके जो हमारे 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस पूरे भारत भर में हैं, उनको एक ऐसे अम्ब्रेला के अंडर में लाया जाए कि उनको अपने खर्चों के लिए सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, एकाधिकार दे दिया जाएगा ताकि बच्चों की ज़रूरत समय रहते पूरी की जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ई कंटेंट, रीजनल लैंग्वेज का जितना भी कंटेंट होगा वो ई लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, यानी कि आप डिजिटल माध्यम से भी अपनी लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे। द 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड। जैसा कि हम ऑलरेडी दोस्तों बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे स्कूल में अपना समय व्यतीत करें। इसके लिए गवर्नमेंट 5+3+3+4
एक ऐसी प्रणाली ला रही है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड के 5 इयर्स, उसके बाद क्लास 3 to 5, उसके बाद क्लास 6 to 8 और उसके बाद क्लास 9 to 12 के एग्जाम्स हुआ करेंगे और बच्चों को एक एक लेवल करके इन स्टेजेस को क्लियर करना होगा। दोस्तों, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें अगर आप कोई एग्ज़ाम या कोई कोर्स 2 साल 3 साल या 4 साल जितने भी समय का कर रहे हैं, उसके बीच में आप ब्रेक लेकर के कुछ और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जितना पढ़ाई आपने कर ली है उसके बदले में कुछ क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको अगर एक कोर्स के पॉइंट 10 दे दिए गए हैं, आपने 4 के पॉइंट्स की पढ़ाई कर ली है, तो आपको मौका दिया जाएगा कि 6 पॉइंट्स की पढ़ाई आप 1 साल 2 साल बाद कर पाएं। दोस्तों, उसके बाद बात की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI प्रपोज्ड। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को सेटअप करेगी। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि हमें चीज़ों को ट्रांसलेट और इंटरप्रेट करना आए और इसके लिए हमें सरकारी रूप से माध्यम मौजूद हों। दोस्तों, उसके बाद एक NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी होगी कि एक कल्चर ऑफ रिसर्च टू प्रीमिएट थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू बच्चों में रिसर्च को एज कल्चर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चों में रिसर्च करने की आदत हो और इसी के तहत आगे चल करके MPhil कोर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। HRD मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, लगभग सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 2040 तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार लगभग 3000 बच्चों की उपस्थिति हर इंस्टीट्यूशन में चाहती है। अब हम ये सुने कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। ये यूनिवर्सिटी विल मीन a multidisciplinary institution that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research and community engagement। यानी कि ये इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहां पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ऐसे प्रोग्राम्स की पढ़ाई कराई जाएगी जहां पर हाई क्वालिटी टीचिंग होगी, रिसर्च होगी और कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा। दोस्तों, इनमें कोशिश करके IITs को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। IITs के दरवाजे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी खोले जाएंगे, ताकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इन IITs के माध्यम से कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप अभी जानते हैं कि हमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 साल का होता है, आगे चल करके इस कोर्स को 3 या 4 साल का करने की योजना है। पहले साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री दी जाएगी और अगर आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको MPhil लेवल का एक सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट दे दी जाएगी, एक बैचलर प्रोग्राम आपके लिए खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये वही चीज़ आगे बढ़ना है जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़। एक बहुत बड़ी बात दोस्तों जो ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जितनी भी अच्छा परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने कैंपस सेटअप करने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी जाएगी। उसी तरह कुछ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें दाखिला लेने के लिए भारत देश के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, उन्हें भी ये कहा जाएगा कि आप अपने कैंपस यहाँ पर सेट कर सकते हो, इंडिया में आपके कैंपस सेटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये इस एजुकेशन पॉलिसी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी शॉर्ट में डिस्कशन करा है। आगे आने वाली क्लासेस में भी हम कोशिश करेंगे कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि जल्दी ही स्कूल्स और कॉलेजेस खुल जाएंगे और इनमें जितने भी वैकेंसीज़ हैं वो ओपन कर दी जाएंगी, चाहे CTET हो, चाहे UTET हो या किसी और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, NVS के एग्ज़ाम हो या KVS के एग्ज़ाम हो। इन सभी में इन सभी टॉपिक्स का बहुत महत्व है। तो जैसे आज हमने एजुकेशन पॉलिसी को कवर करा है, आगे चल करके हम और भी ऐसे टॉपिक्स को अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।